Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another topic of business statistics and research method. इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे पॉइंट्स को कवर किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो लेक्चर होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस, नॉट इवन रिग्रेशन एनालिसिस, इसको हम कंबाइन करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। रिग्रेशन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है जब आप एवरेजेस के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करते हो। अब इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं? एक तो इनकी मीनिंग से रिलेटेड कि रिग्रेशन एनालिसिस कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरिलेशन भी रिलेशनशिप को टू और मोर देन टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप को दिखाता है और रिग्रेशन एनालिसिस भी रिलेशनशिप को दिखाता है। लेकिन जो कोरिलेशन होता है वो टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है और रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो ये बताता है कि जो आपके एवरेजेस आ रहे हैं वो एवरेजेस कितने हद तक आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस में इसकी प्रॉपर्टीज से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टीज इज कहाँ पे ये ओरिजिन से डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। या इसमें एक रिग्रेशन इक्वेशन बनती है a प्लस बी एक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्सेस, कौन सा जो वैल्यू है दैट विल बी डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस का ओवरव्यू मैं बता चुकी हूँ कि रिग्रेशन एनालिसिस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। चलो अब स्टडी करते हैं इसके एक एक पॉइंट को। नाउ रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा मेजर होता है जो एवरेजेस मेजर का रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स का। इसका मतलब होता है स्टेपिंग बैक टूवर्ड द एवरेजेस, एवरेज की तरफ दोबारा से मुड़ के देखना इज नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ रिग्रेशन एनालिसिस के कितने टाइप्स हो गए? सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब हो गया, जैसे हमने कोरिलेशन की स्टडी की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी की जो कोरिलेशन होता है उसका मीनिंग क्या है एंड देन टाइप। सिमिलरली रिग्रेशन एनालिसिस में भी मीनिंग को पढ़ा और उसके टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड और प्रेडिक्टेड बाय अनदर वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि निर्भर होता है किसी और वेरिएबल के ऊपर, तो वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अभी ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे आप मुझे ये बताओ कि कौन सा जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। ध्यान से समझना, ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। x की वैल्यू चेंज होते ही y की वैल्यू में फर्क आ जाएगा, y की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन क्या y के बदलने से x पे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भी फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, विच इन्फ्लुएंसेस अनदर वेरिएबल कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे वेरिएबल को वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि उसके चेंज होने की वजह से ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके चेंज होने से y पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन y के चेंज होने से x पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिस पे फर्क नहीं पड़ता दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पे फर्क पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दोबारा से इस पॉइंट को कंसिडर कर लेना, इन्फ्लुएंस्ड और इज प्रेडिक्टेड बाय अनदर वेरिएबल, उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल के और भी दूसरे नाम है, दैट इज रिग्रेस्ड वेरिएबल। और जो आपके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे वेरिएबल को, दैट इज नोन एज रिग्रेसर और प्रेडिक्टर एंड एक्सप्लेनेटरी। लेट अस टेक अ सेट ऑफ बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा तो समझते हो, जहां पे
दो वेरिएबल है, सपोज x और y दो वेरिएबल है। सो इफ x एंड y आर रिलेटेड, ये सोचो कि x और y एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देन वी विल फाइंड दैट द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम, तो जो बिखरे हुए पॉइंट्स हैं, प्रीवियस क्लास में जब कोरिलेशन को मैंने डिस्कस करवाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्कैटर डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कैटर डायग्राम है ये आपको इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करेगा। तो आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रीवियस क्लास को जाके देख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। स्कैटर डायग्राम विल क्लस्टर राउंड सम कर्व कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन। स्कैटर डायग्राम की वजह से कुछ कर्व बनते हैं जिसको हम कर्व ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। इफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर तो ये कर्व फॉर्मेट में होता है देन इट विल कॉल्ड कर्व ऑफ रिग्रेशन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता है तो इट विल नोन एज लाइन ऑफ रिग्रेशन। नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड व्हाट इज कर्व ऑफ रिग्रेशन। तो जब भी आप स्कैटर डायग्राम में कर्व बनेगा रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड तो आप समझ जाना दैट इज नोन एज कर्व ऑफ रिग्रेशन एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन। नाउ द लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये वो लाइन होती है गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट कि वन वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज द लाइन, ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है ये लाइन होती है बेस्ट इट एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी जैसे कि मैंने बताया इसमें देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता y के चेंज होने से। सपोज y विल बी 1, y विल बी 2, तो x के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज व्हाई x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका y है इसके ऊपर फर्क पड़ेगा अगर x चेंज होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y is dependent variable and xi yi are the an observation of x and y and the line of regression को इक्वेशन से हम मानते हैं दैट इज y is equals to a plus bx, जिसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब ये y है दैट विल बी डिपेंडेंट एंड x विल बी इंडिपेंडेंट। नाउ ये जो a है, ये जो टर्म a है इसको हम स्लोप के नाम से भी जाना जाता है। a इज कॉल्ड इंटरसेप्ट टर्म। अच्छा, a को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, a को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड द स्लोप, ढलान। मतलब जो a पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट एंड b। अब एग्जाम में पूछा जाएगा जब ये इक्वेशन दी जाएगी y इज डिपेंडेंट वेरिएबल या y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इज नोन एज स्लोप या a इज नोन एज इंटरसेप्ट, b इज नोन एज स्लोप या b इज नोन एज इंटरसेप्ट एंड x इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल या x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल के हिसाब से लीस्ट स्क्वायर्स फॉर एस्टिमेटिंग a एंड b वी हैव फॉलोइंग टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस होती है जिसको हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज की बात करी गई है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन एनी हाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिस्टिक्स में याद क्या क्या रखना है, स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंटली आपको हर एक पॉइंट की, ना केवल आपको कोरिलेशन की, रिग्रेशन की, जब आप आगे स्टडी करोगे तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज आएगी, आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज आएगी। इनके बेसिस पे बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को तो स्किप करने की कोशिश भी मत करना। हार्मोनिक मीन कब यूज होता है, ज्योमेट्रिक मीन कब यूज होता है, इनके ऊपर भी काफी सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
नाउ इन अ पर्टिकुलर केस, अगर मैं एक पर्टिकुलर केस की बात करती हूँ तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव तो क्या कहलाएगा, दैट इज प्लस माइनस वन। जब परफेक्ट पॉजिटिव होता है दैट इज नोन एज प्लस वन, और जब परफेक्ट नेगेटिव होता है दैट इज नोन एज minus 1. Equation of the line of regression of y on x becomes the equation of the line of regression x on y. y on x है तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, x on y है, इट मीन्स x डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है। ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से निकाल सकते हैं बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, द साइन टू बी टेकन बिफोर द स्क्वायर रूट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, और जो सिंबल्स होते हैं ये पहले ही प्री डिसाइडेड होते हैं सिंबल्स। ना इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर, दोनों का सम मतलब दोनों क्या होते हैं, अराउंड वन के अराउंड रहते हैं। तो अगर एक जो कोफिशिएंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट वो यूनिटी से बड़ा है तो दूसरा यूनिटी से कम होगा, ठीक है, ताकि वो क्लोजली रिलेटेड टू वन रहे। नाउ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर। जो अर्थमेटिक मीन होता है मींस जो एवरेज होता है, कोफिशिएंट वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। तो आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर जो होता है वो जीरो से ज्यादा होता है। एक बार इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो सो दैट कि आप लोगों को ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिस्कस करवाऊं तो प्रोबेबिलिटी आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे विद द टर्म प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज चांसेस। जो भी चांसेस के ऊपर, आउटकम्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, वो बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जहां पे पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है। सारी प्रोबेबिलिटी का सम प्लस वन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टीज। ये भी लिखते जाओ आप साथ साथ कि प्रोबेबिलिटी की अगर प्रॉपर्टीज पूछेंगे तो आप किस तरीके से फ्रेम करोगे। तो आप बताओगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, जीरो से वन तक ही लाई करती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर इफ देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन इन द आंसर और इन द क्वेश्चन, देन द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू वन, अदरवाइज दे आर नॉट इन अ प्रोबेबिलिटी सीरीज। नहीं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा ही नहीं। जैसे कि सपोज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब इनको जरा ऐड कर दो, सॉल्व कर दो, तो 12 2 6 4 3 then 6 2 then 9 11 and 6 17। ये तो 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं होगी क्योंकि इनका जो सम है वो 1 नहीं है। लेकिन अगर एक हेड और टेल को अगर मैं टॉस करूंगी, ठीक है, तो फिर क्या आउटकम हो सकते हैं, तो आप बताओगे 2 LCM
2, तो ये हो गया आपका 1। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया, प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्म्स भी बता दिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। चलो अब स्टडी करते हैं और कुछ पॉइंट्स को। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अलाउ अस टू असाइन वैल्यूज अमंग 0 and 1। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है ताकि हम चांसेस देख पाए, किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को समझ पाए। वेयर 0 मीन्स 0 का मतलब है हार्ड, 0 का मतलब होता है इवन इम्पॉसिबल। एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है पॉसिबल। ठीक है, जो नहीं हो सकता दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, और जिसके 100% चांसेस होते हैं अकर होने के, वो होता है पॉसिबल। तो 0 से 1 के बीच में आती है आपकी प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव वाले इम्पॉसिबल कहलाते हैं। इवेंट्स विद अ प्रोबेबिलिटी जो कि 1 के साथ क्लोज होते हैं ज्यादा, वो ऑलमोस्ट होंगे ही होंगे टू हैपन, वाइल दोज जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 के करीब रहती है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट, हम प्रोबेबिलिटी को परसेंट की टर्म्स में भी समझते हैं, जहां पे 0% का मतलब होता है 0 चांसेस, मतलब नहीं होगा ये इवेंट, कोई चांस ही नहीं है इस इवेंट के होने का। और आपका जो 100% होता है दैट विल बी इक्वल टू 1, और इसका मतलब होता है कि हाँ ये इवेंट होने के प्रॉपर चांसेस हैं, ये इवेंट होगा ही होगा। तो ये हो गया आपका 100% और 1%, ये मैं सब बता चुकी। नाउ अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो अब तक का ट्रेंड देखा जा रहा है प्रोबेबिलिटी का, वो आपसे बेस थ्योरम के बेसिस पे फॉर्मूले का आता है। ठीक है, या एडिटिव थ्योरम पूछी जाती है, या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे फॉर्मूला आता है, यूनियन का फॉर्मूला आ सकता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आ सकता है। तो वो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। नाउ डिफाइन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो टोटल आउटकम्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो आप क्या पॉसिबल आउटकम्स को निकालोगे। 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो आप कहोगे हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा फिफ्थ कोई भी चांसेस नहीं है। इफ यू टॉस 2 कॉइन, ठीक है, इफ यू टॉस 1 डाइस, अगर 1 डाइस को टॉस नहीं, 1 डाइस को रोल करेंगे, अगर 1 डाइस को रोल करते हैं तो क्या चांसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने चांसेस हो गए, 6 आउटकम्स हो गए आपके पास। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टोटल नंबर्स होते हैं या टोटल वैल्यूज होती है, दैट विल बी नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये चीज पॉइंट को कवर किया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि विच कंसिस्ट ऑफ ऑल लाइकली रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड और टेल। तो यही अभी मैंने बता दिया सैंपल स्पेस किस तरीके से बताते हैं। डिफाइन द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अ सबसेट। अब सैंपल स्पेस मेरे पास है, सैंपल स्पेस के बेसिस पे मैं क्वेश्चन को पुट अप कर सकती हूँ। तो वो क्या होता है, एक सबसेट हो सकता है। जैसे कि कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आया या तो टेल आया। मैंने बोला हेड आने के चांसेस कितने होंगे, तो आप बोलोगे 1/2, क्योंकि हेड इज द ओनली वन आउटकम और जो टोटल आउटकम है वो है 2। तो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी, और जो हेड है वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा, जिस क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इज, हेड आने के चांसेस 1 होंगे। नाउ एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली एंड इंडिपेंडेंट टू ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन 100 टाइम्स टॉस किया गया तो आप लिखते थोड़ी बैठोगे कि हेड आएगा इतने टाइम्स, हेड आएगा 100 टाइम्स, देन टेल आएगा 100 टाइम्स, फिर हेड आएगा
1 टाइम और टेल आएगा 99 टाइम्स। तो ऐसे आप लिखोगे नहीं, तो आप एंड सो ऑन वाली पॉसिबिलिटीज दे सकते हो। तो ये वाला कौन सा इवेंट हो जाता है, जो अनकाउंटेबल वाली सिचुएशन होती है। तो इस टाइप से कैसे निकालते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज द नंबर ऑफ ट्रायल। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल किए जाते हैं वो कितने होते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि 100 टाइम आप कॉइन को टॉस करोगे तो आप पॉसिबल आउटकम्स को सोच सकते हो। नाउ सो इन टॉसिंग अ कॉइन इफ वी गेट, अगर हमें 50 हेड्स मिल रहे हैं 100 टाइल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.5, क्योंकि आधे आधे चांसेस है ना, आधे चांसेस है हेड आ जाए, आधे चांसेस है टेल आ जाए। नेक्स्ट इज, अब यहां से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इनको एक एक करके नोट डाउन करना, अपनी जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उनके अंदर। नाउ सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट विल बी पी ए एंड बी। अच्छा, पी ए एंड बी का मतलब है यहाँ पे बोथ, बोथ से। अच्छा, बोथ का क्या मतलब है, जहां पे आप दोनों चीजों को इंक्लूड करोगे, ए एंड बी दोनों इवेंट को ऐड करोगे तो ये कहलाता है पी ए एंड बी। और इसका फॉर्मूला लिखना मत भूलना, जरूर से लिखते जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो अभी तक का जो अगर हम ट्रेंड फॉलो करें उसके हिसाब से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हाट डू यू मीन बाय टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिनका आपस में होना या ना होने का कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर एक बार एक इवेंट हैपन होता है तो दूसरी बार उस इवेंट के होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए और बी, अगर ए और बी पूछेंगे तो ये यूनियन कहलाता है। वेयर वन कैन इंश्योर इज फिगर्ड एज, तो वहां पे पी ए और बी, इसको मैं दूसरे वर्जन में लिखूं तो देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर पी ए प्लस पी बी, और पी ए एंड बी का मतलब जो अभी हम सीख के आए हैं ऊपर से, पी ए एंड बी इक्वल्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द प्रोबेबिलिटीज। ना बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन भी फॉर्मूले के बेसिस पे आ रखा है, दैट इज पी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी बी और डिवाइड इट बाय पी ए। तो आप अपने एंड से प्रिपेयर रहना कि अगर क्वेश्चन आपके मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या क्वेश्चन आता है आपके फॉर्मूले बेस्ड या फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड, दोनों ही क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन को कर लिया है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपको इसी के बेसिस पे। चलो ये बताओ, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिवीजन करवा देते हैं थोड़ी सी। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन, और इसी के साथ अगर प्रोबेबल एरर जुड़ जाता है तो मैंने वर्ड बताया था 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन। और ये जो 0.6745 है ये कहां से आया, इसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, और एक्सप्लेनेशन एंड द रीजन इज देयर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, ये भी बता दो, इसका भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये होता है आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिलेटेड है आर, यहाँ पे आर है, कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में देखना है, तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई। और कोवेरियंस का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स, एक साइड में एक मल्टीप्लाई में और दूसरा वाई आई माइनस
वाई, इनके बारे में। ठीक है, और थोड़ी सी रिवीजन, जैसे कि कोरिलेशन कहां से कहां तक लाई करता है, कोरिलेशन कहां से कहां तक लाई करता है, रिग्रेशन कहां से कहां तक लाई करता है, और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है। तीनों के आंसर आप लोगों को अभी बताने हैं। बताओ कौन सा कहां से कहां तक, इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है। ये तो सिंपल सा ही है ना कि कोरिलेशन कहां से कहां तक लाई करता है, -1 to +1, और रिग्रेशन भी सेम कोरिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी विल लाई, अभी डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी विल लाई फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं आपके कोरिलेशन के, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्कैटर डायग्राम, एक होता है आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और एक होता है कार्ल पियर्सन। कौन सा इजी होता है इनमें से, तीनों में से इजीएस्ट कौन सा होता है, स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन। तो इसमें से सबसे जो इजी वाला पॉइंट होता है दैट विल बी कॉल्ड स्कैटर डायग्राम रैंक 1, उसके बाद होता है हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, एंड द थर्ड वन इज कार्ल पियर्सन। और स्पीयरमैन्स कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में होल नहीं होता, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ माइनस n। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को टिप्स पे जब तक नहीं होंगे तब तक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। आप लोगों को मतलब सारे के सारे पॉइंट्स विद द मीनिंग, मीनिंग के अलावा प्रॉपर्टीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ होते हैं, ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, वहां पे जो पकड़ वाले टॉपिक होते हैं वो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक हो गए, वहां पे ये वाले टॉपिक्स होते हैं। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो तो ये बहुत ज्यादा वाइड स्कोप का तो है नहीं, इनकम टैक्स या लीगल की तरह। तो इसके जो लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं उसी के अंदर डेप्थ में आप लोगों से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज जो हम लोगों ने कवर किया वो आपके टॉपिक के साथ साथ कुछ ना कुछ फॉर्मूले की रिवीजन भी कर ली, ताकि आप लोग जब एग्जाम में ये कंडक्ट करे जाएं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं या पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो आप लोग फॉर्मूले से दोबारा से रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द की इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ठीक है, तो अब आप लोगों से, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और कोई भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसका रिवर्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। नाउ अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।